Hello 10th standard students, welcome to Assess Mistress SST channel। SST शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं बोर्ड में लिखा हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको डिस्कस करने से पहले मुझे थोड़ा और भी चीज़ बोलना है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम उसका डेट्स तो अनाउंस हो चुके हैं। इट्स प्रोबेबली 26 अप्रैल। तो अभी 2 महीने से ज़्यादा समय आपके लिए है। और इन द मीन टाइम आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स आर यू फीलिंग नर्वस? नो ना? बहुत अच्छे। अगर आपको नर्वसनेस आ रहा है तो फॉरगेट अबाउट इट, डोंट गेट नर्वस। यू हैव सफिशिएंट टाइम, 2 months टाइम इज ऑल्सो हेल लॉट ऑफ टाइम and you can prepare thoroughly and you can score heavily, and in SST I am going to help you out, I promise you this much। and जैसे कि आज हम लिखें कि नेशनलिज्म इन इंडिया, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू कि जब हम नेशनलिज्म बोलते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़? और अगर आपको समझ में है, कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम आइडियाज़ अबाउट नेशनलिज्म जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है, और इसको सुनने और समझने के बाद आपका हो सकता है कि और बेहतर हो जाए। मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप अच्छे नहीं हैं SST में, एंड पर्टिकुलरली इन हिस्ट्री एंड दैट टू इन नेशनलिज्म इन इंडिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे छूट गया हो, तो उस चीज़ को भी कवर अप करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं कुछ उसके ऊपर भी आइडिया आपको दे देता हूँ। लेकिन नेशनलिज्म जब हम बोलते हैं, व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी? इज़ इट समथिंग दैट वी कैन बाय फ्रॉम द मार्केट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट, कि कोई भी ऐसे सामान के तौर पे हम जाके उसको मार्केट से ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ये एक कॉन्सेप्ट है। और कैसा कॉन्सेप्ट ना? इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी ये एक आपके थॉट्स में शुरू होते हैं, आपके दिमाग में चालू होता है इस चीज़ को। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो वो नेशनलिज्म स्टार्ट्स विथ कॉन्शियसनेस विद इन द इंडिविजुअल। मतलब एक व्यक्ति के अंदर एक एहसास, एक चेतना जागृत होता है, यानी शुरू होता है, और उसके बाद वो व्यक्ति यानी वो इंसान नेशनलिज्म से प्रभावित होता है। देन व्हाट शुड बी द फीलिंग? और ये जो मैं बोला कि एहसास वो कहाँ से आता है ना, इट कम्स फ्रॉम द लव फॉर योर कंट्री एंड लॉयलिटी फॉर योर कंट्री, वेयर यू प्रॉमिस टू डाई फॉर द कंट्री। ये नेशनलिज्म हम कह सकते हैं। और जब ये एहसास आपके अंदर डेवलप होता है और वो बाकी लोगों के साथ भी जुड़ता है, तो वो फ्यूज़ करते हैं ये आइडियाज़। जो है नेशनलिज्म का आइडिया, आपके अंदर जो सोच डेवलप किया है वही सोच जब आप दूसरों के अंदर भी डेवलप करता है, तो बाय शेयरिंग में भी और बाय अदर मीन्स, तो वो फ्यूज़ होता है। तो फ्यूज़ होने के बाद क्या होता है, माने बाइंड होता है, एक कॉमननेस आता है सबके अंदर। तो ये जो कॉमननेस होता है जिसमें एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व एंड एवरीबडी इज बाउंड टू इट, मतलब इसमें हर कोई जुड़ जाता है, और इसी से जो फीलिंग डेवलप करता है उसको हम नेशनलिज्म बोल सकते हैं। अगर मैं उसको थोड़ा और भी एलाबोरेट करूं या थोड़ा बढ़ा के समझाऊं तो वो इस तरह से हो जाएगा कि जब व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर समथिंग कॉल्ड लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, पास्ट यानी जो आपकी एंसेस्ट्री होता है वो, डिसेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इसकी वजह से दैट डेवलप्स ए कॉमन बॉन्ड अमंग ऑल दीज पीपल, तो उसको हम नेशनलिज्म बोल सकते हैं। आर यू क्लियर? फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप इस चीज़ से भी उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, नेशनलिज्म अगर एक बार, मतलब ये एक एहसास है, एक चेतना है, वो जब इंसानों के अंदर जागृत होता है तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और वो जुड़ने की वजह क्या है ना? व्हाट इज़ द कॉमन प्लेटफॉर्म? इट कुड बी लैंग्वेज, इट कुड बी रेस। रेस मतलब आपका ये भागदौड़ वाला रेस नहीं है, प्रजाति,
इंसानों की जो प्रजाति होता है। तो वो उस बेसिस पे कल्चर होता क्या है ना, कल्चर एक सम टोटल ऑफ आर्ट, नॉलेज, बिलीफ एंड बिहेवियरल बास्केट हम बोल सकते हैं। तो वो उस बेसिस पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनके अंदर एक डिज़ायर डेवलप करता है कि चलो एनाफ इज़ एनाफ, हम एक टाइप के लोग हैं, हमारा एक अलग देश होना चाहिए, एक कंट्री होना चाहिए जिसको नेशन स्टेट बोला गया है इन योर बुक, वो हम बनाएंगे और जिसमें द डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, जिसको वो इन ग्रुप यानी अपना ग्रुप मानते हैं और बाकियों को आउट ग्रुप मानते हैं। तो इस आधार पे वो डिज़ायर को लेके वो आगे बढ़ते हैं और इसी कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन रेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसके बेसिस पे एक टेरिटरी डेवलप करते हैं या टेरिटरी उनको वो फिक्स करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं और उसके अंदर वही लोग जो सिमिलर हैं, यानी दे हैव कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन रेस, कॉमन पास्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो जो बना के रहने की कोशिश करते हैं या रहते हैं, जिसमें उसको हम मॉडर्न नेशन स्टेट बोलते हैं। इसी तरीके से यह नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि नेशनलिज्म जो था सबसे पहले यूरोप में शुरू हुआ, लेकिन वो नेशनलिज्म और इंडिया की नेशनलिज्म जो है ये दोनों थोड़ा फ़र्क है। यस, देयर आर सम सिमिलरिटीज़, क्योंकि नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट तो है ही है, इसमें वही फीलिंग डेवलप होता है, लेकिन वहाँ की बैकग्राउंड अलग था, इंडिया की बैकग्राउंड अलग है। आर यू क्लियर? ये जब हम इंडिया की बैकग्राउंड की बात करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड का मतलब हो जाता है एक ही चीज़ और कुछ नहीं है। हम भी एक देश के तौर पे पहले थे नहीं और हम बहुत डिवाइडेड पीपल थे, क्योंकि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, जिसके आधार पे वी वर ऑल वेरी डिवाइडेड। अंग्रेज आने के बाद वो डिवीज़न भी था, लेकिन एक चीज़ उसमें डेवलप किया क्या ना, ये सारे लोग जो डिवाइडेड थे उनके पास एक कॉमन एनिमी अवेलेबल था, वो थे द कॉलोनियल मास्टर्स यानी द ब्रिटिशर्स हु रूल्ड अस फॉर मोर देन 150 ईयर्स। तो ये लोग एक कॉमन एनिमी होने की वजह से ये जो जितने डिवाइडेड ग्रुप्स थे वो आपस में आप फ्यूज़ करने लगे, यानी जुड़ने लगे, वो एक साथ आने लगे। क्यों ना, उनकी जो कॉमन एनिमी था वो अंग्रेज़ था, यानी ब्रिटिशर्स थे, यानी कॉलोनियल मास्टर्स थे। और ये अंग्रेज़ भारत में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वो आए इसीलिए थे कि इंडिया इज ए वेल्दी कंट्री जहाँ से लॉट ऑफ वेल्थ कैन बी एक्सप्लॉयटेड और अदर कुड बी एक्सप्लॉयटेड, और इसी वेल्थ को लेके वो लोग ऐश करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ आस, माने हमको बेच के वो ऐश करेंगे अपने ज़िंदगी को। यही सोच के साथ वो आए थे, इसीलिए वो इनडिस्क्रिमिनेटली यानी अंधाधुंध तरीके से हमारे सभी लोगों को वो एक्सप्लॉइट करते रहे। यानी एक्सप्लॉइट समझते हैं ना, शोषण, लूटना, ये चीज़ चालू कर दिया, जिसमें ऑल वेयर इक्वली अफेक्टेड। इक्वली अफेक्टेड का मतलब ये है कि सबको उनकी टॉर्चर, उनकी टायरानी, उनकी डिस्क्रिमिनेशन, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनकी ऑपरेशन का शिकार होना पड़ा। और उस मामले में ये हमारे ट्राइबल्स, जो दी सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस, दी जनरल्स, दी कास्ट पीपल, दी अपर कास्ट, दी लोअर कास्ट, दी एवरीबडी वाज अफेक्टेड। और इसी वजह से व्हेन दे केम टुगेदर दे फाउंड ए कॉमन एनिमी, जो कि ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से दे नाउ स्टार्टेड टू कम टुगेदर कि चलो बॉस, हमारा दुश्मन जो है आपका भी दुश्मन वो है, भले ही हम आपस में लड़ते रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, लेकिन कम से कम ये जो विदेशी आया है यानी कि अंग्रेज़, ये तो बहुत ज़्यादा जास्ती कर रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है, तो इनको कम से कम हमारे देश से भगाए।
और ये जो चीज़ उन्होंने उनको भगाने की प्लानिंग किया, इसमें इनके अंदर एक चीज़ डेवलप हुआ क्या, नाउ दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड आस्क देमसेल्व्स ए क्वेश्चन कि हु दे वेयर, मतलब वो थे कौन। और जब ये क्वेश्चन के आंसर उनको धीरे धीरे मिलने लगा तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि बॉस हम इनसाइडर हैं, यानी वही जो मैं पहले आपको बोला कि इन ग्रुप के हम हैं, हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और जो कॉमन है, और इस वजह से हम एक दूसरे के साथ बड़े आराम से रह सकते हैं डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस। लेकिन ये जो विदेशी हैं, जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, इनको यहाँ से भगाना होगा बिकॉज दे आर आउटसाइडर्स। और ये आइडिया को लेके उनके अंदर वही डिज़ायर डेवलप किया। मैंने क्या डिज़ायर, ना अंग्रेज़ों को इधर से भगाओ, दिस लैंड बिलोंग्स टू अस, वी आर दिस यानी इंडियंस, इंडिया बिलोंग्स टू अस एंड वी शुड बी ओनर ऑफ दिस लैंड व्हाट इज़ कॉल्ड इंडिया एंड दे हैव नो राइट टू स्टे इन इंडिया। इसीलिए दे ऑल केम टुगेदर। आर यू क्लियर दिस मच। लेकिन ये जो शुरू हुआ उसमें भी बिकॉज वी वेर ए डिवाइडेड पीपल, इस वजह से इसको भी हम ढंग से चला नहीं पाए। और आप जानते हैं हिस्ट्री में अंग्रेज़ लोग आने के बाद धीरे धीरे हमारे देश में भी उनको काउंटर करने के लिए, मतलब चैलेंज करने के लिए हमने भी कुछ आंदोलन वगैरह, रिवेलियन वगैरह ये सब को किया, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा सक्सेस हो नहीं रहा था। और ऐसे करके अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल की फेज़ बोलते हैं या इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये जो सेक्शन है इसको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं। इसमें आपको ऐसे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई था नेशनलिज्म के चलते, वो 3 फेजेस में बांटा गया है। जो पहला फेज स्टार्ट होता है विद द founding of the Indian National Congress which was founded in 1885। ये तो आप जानते ही हैं। तो 1885 से 1905 ये जो 20 साल है इसको हम फर्स्ट फेज बोलते हैं। आर यू क्लियर। जिसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट फेज। फिर 1905 या 1905 से लेके 1920 तक इसको हम बोल सकते हैं क्या ना, एक्सट्रीमिस्ट फेज, सेकेंड फेज। ये 2 फेजेस आपके इस बुक में डिस्कशन नहीं हुआ है, सो इसलिए उसके ऊपर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। जहाँ रेफरेंस आएगा आई विल टेल यू अबाउट ऑल दोज थिंग्स। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइट है आपके बुक के माध्यम से वो है द थर्ड फेज, पॉपुलरली नोन एज द गांधीयन फेज, यानी दिस फेज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स till independence. This phase has been completely dominated by just one and one leader, जिसको आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी। तो he led India to independence after taking the leadership in 1920। उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा अबाउट नेशनलिज्म। जब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक, जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कीजिए बाकी दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी उतना ही ज़रूरत है जितना आपको है, क्योंकि सभी बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे और ये एक ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट फेज है आप लोगों का। इसलिए सबका अच्छा हो जाए ये आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। तो इसलिए उसको शेयर भी कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मैं आज का इधर क्लास ख़त्म करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।